आराधना डिग्री कॉलेज आहुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष की राजस्थान का भूगोल जो बुक है उससे राजस्थान की मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे अपन। आपके सामने मैंने राजस्थान का मानचित्र और मिट्टियों को पूर्व में ही दर्शा दिया है ताकि समय की बचत हो सके। आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है जिसमें मैंने व्यू करके राजस्थान की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उन मिट्टियों को मैंने विभिन्न नामों से विभिन्न डायग्राम से दर्शा दिया है। अब आप इस मिट्टियों को समझेंगे और जानेंगे। आप लोग सभी जानते हैं राजस्थान की मध्य में होकर लगभग मध्य में होकर अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लगाकर दिल्ली रेंज तक विस्तार में फैली हुई है। देखा जाए तो मिट्टी राजस्थान की सर्वाधिक रूप में रेगिस्तानी यानी मरुस्थली है, क्योंकि राजस्थान में 61% मरुस्थल है। राजस्थान में 61% मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके अलावा अरावली का विस्तृत क्षेत्र है और राजस्थान की स्थिति जो भारत में है उसके अनुसार कुछ पठारी प्रदेश भी हैं जो कि हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा और दक्कन के पठार के संपर्क में टच में है, तो काली मिट्टी भी राजस्थान में पाई जाती है और कहीं कहीं भूरी मिट्टी भी पाई जाती है, कहीं लाल पीली मिट्टी भी है। कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल की अधिकता है, जो नित्यवाहिनी नदियाँ हैं तो वो जलोढ़क मिट्टी का भी निक्षेप कर दे है। और पर्वतीय तो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही बड़े विस्तारित रूप में फैली हुई है, तो पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पर जो कि कृषि के लिए लगभग अनुपयुक्त मानी गई है। और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो कृषि की योग्यता राजस्थान का भूमि न के बराबरी है, क्योंकि राजस्थान में कृषि योग्य संभावनाएं बहुत ही कम है रेगिस्तान की अधिकता के कारण, और मिट्टी में क्षारीयता एवं लवणता की अधिकता के कारण राजस्थान में कृषि की संभावनाएं बहुत ही कम देखी गई हैं। फिर भी जीविकोपार्जन के लिए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, कृषि की जाती है। तो चलेंगे हम लोग राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी में सबसे पहले हमने डाला है रेतीली मिट्टी, रेतीली ब्लूई मिट्टी भी कह सकते हैं इसको, रेतीली ब्लूई मिट्टी। रंग इसका ब्लूई कलर का होता है। रेतीली छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, धोरे होते हैं रेगिस्तान के, जिनमें ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग जो पूर्ण रूप से कहा जाए तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हैं, वो इसी में आया हुआ है। इस क्षेत्र में जो जहाँ रेतीली ब्लूई मिट्टी पाई जाती है, वर्षा यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर और न के बराबर है। वनस्पति भी न के बराबर है, क्योंकि पूर्णतः रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। ब्लूई मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है और वनस्पति के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त हैं, खेती के लिए अनुपयुक्त हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कहीं लाठी से जिसकी जल की व्यवस्था है, कहीं छोटे मोटे तालाब, कहीं पथरीली भूमि पर बीच में है, तो वहाँ उनके आसपास के क्षेत्रों में केवल मात्र बाजरे की खेती की जाती है, और वो भी जीविकोपार्जन के लिए। लोग जो बहुत ही कम जनसंख्या में रहते हैं, वो लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए इस क्षेत्र में जहाँ ब्लूई मिट्टी पाई जाती है। 12 लगभग जिले, कितने जिले हैं ये? 12 जिले। सबसे बड़ा जिला इसमें कहलाता है राजस्थान का जैसलमेर, जो ब्लूई मिट्टी का भरपूर क्षेत्र में है और सर्वाधिक मात्रा में सम के धोरों वाला क्षेत्र कहलाता है ब्लूई मिट्टी का मुख्य क्षेत्र। इसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर का कुछ क्षेत्र, जालोर के अलावा पाली का कुछ क्षेत्र, बाड़मेर का पूरा लगभग क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सभी क्षेत्र इसमें सम्मिलित माने गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में हम लोग पहुंचते हैं तो लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी का क्षेत्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। लाल दोमट मिट्टी का जो क्षेत्र है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है और कुछ इसमें डूंगरपुर का क्षेत्र भी सम्मिलित है। लाल दोमट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी अरावली का ही भाग है, लेकिन अरावली का तलहटी क्षेत्र है, इसलिए मिट्टी का अवशेष वहाँ पे है। उपजाऊ मिट्टी है, मक्के की खेती की जाती है और वर्षा भी सर्वाधिक लगभग 60 से 80 के मध्य सेंटीमीटर होती है, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो भी अधिक उपजाऊ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी के लिए माना गया है। पर्वतीय मिट्टी भी है, पर्वतीय लाल दोमट मिट्टी। पर्वतों से जो
कंकड़ पत्थर घिसकर आगे अपरदित हुए हैं वही लाल दोमट मिट्टी में काम आएंगे। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल का और काली मिट्टी का जो मिश्रण है वो पाया जाता है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मैं यहाँ लिखना भी चाहूंगा ताकि आपके नोट्स बनाने के हिसाब से कार्य में आएगा। हालांकि मानचित्र आप देखेंगे तो इनमें सारे जिले ये सम्मिलित हो जाएंगे, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये 3 जिले मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत माने गए हैं। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में विशेषकर से तंबाकू की खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है, जो इस क्षेत्र में मिश्रित लाल काले मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। कपास भी सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में उगाई जाती है, मक्के की भी खेती की जाती है और गेहूं भी उगाया जाता है। तो यह क्षेत्र भी 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा में उपयुक्त है। मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी है, या मिट्टी में नाइट्रोजन की समानता है, अधिक नहीं है, ह्यूमस की अधिकता है और फास्फोरस वगैरह भी समान रूप में पाया जाता है। इसमें इस क्षेत्र में जो रेतीली मिट्टी है इसमें लवणता अधिक पाई जाती है, यानी खारापन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। नमकीन मिट्टी है ये। और आगे चलते हैं हम लोग इसी प्रकार से। नेक्स्ट मिट्टी जो अपने सामने है वो भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी राजस्थान के इस बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बीच वाले क्षेत्र में कुछ करौली का भाग है, तो कुछ सवाई माधोपुर का है, कुछ टोंक जिले का भाग है और तो कुछ अजमेर का, तो कुछ भीलवाड़ा का क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी, भूरी कचारी मिट्टी भी कह सकते हैं इसको, भूरी कचारी मिट्टी भी कह सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी है ये, पूर्वी के मैदान के बीच वाला पत्र है, इसमें उपजाऊ मिट्टी भी है ये। आगे हम लोग चलते हैं तो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, देखो धौलपुर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। धौलपुर के अलावा नीचे की तरफ देखा जाए तो धौलपुर के पास में करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर का जिला है भीलवाड़ा इसमें सम्मिलित है। लाल पीली मिट्टी इसमें पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। वर्षा यहाँ भी 40 से 60 सेंटीमीटर पाई जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा समान पाई गई है, लेकिन लवणता, क्षारीयता इसमें न के बराबर है। ये मिट्टी भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों द्वारा पाटी गई है मैदानों के अंतर्गत। और यहाँ चंबल नदी का बहाव क्षेत्र भी है, तो नवीन और प्राचीन जो है जमाव क्षेत्र भी है। इसके अलावा नेक्स्ट में आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये चंबल क्षेत्र है। चंबल नदी द्वारा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के रूप में बिछाई गई मिट्टी है आपके सामने। चंबल के अलावा यहाँ बनास नदी का भी बहाव क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र है। चंबल, बनास और बाणगंगा नदी, इन तीनों नदियों का ये जो विस्तृत क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो यही है। इसी जगह पर इन जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। और ये जो मिट्टी है राजस्थान में उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी गई है कृषि की दृष्टि से। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और साल में 3-3 बार या 4-4 बार भी कई फसलों को लिया जाता है। इसके आगे चलते हम लोग तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है आप लोग देख सकते हैं, बीच में चंकड़ी और दोनों तरफ से तंबूरे के आकार में राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर्वतीय मिट्टी लेके बैठी है। पर्वतीय मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। कैसी है? कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि गहरी नहीं है। कारण क्या है? गहराई नहीं है, गहराई नहीं है, गहराई नहीं है। और गहराई नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि इसमें नहीं की जा सकती। कुछ फसलें जो केवल जीविकोपार्जन के लिए वहां जो निवास कर रहे हैं उनके लिए खेती कर सकते हैं। पर्वतीय मिट्टी है तो इसमें विभिन्न नाइट्रोजन के समूह का, खनिजों का तो सम्मिश्रण है ही। ये मिट्टी जब मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, उड़ के अपरदित होके, अपक्षित होके जल के द्वारा है, वायु के द्वारा, तब ये मिट्टी दूसरी मिट्टी के साथ मिलने से उस मिट्टी में भी विभिन्न गुण, विभिन्न खनिज सम्मिलित हो जाते हैं आसपास के क्षेत्र में और वह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है।
आगे चलते हैं हम लोग भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र जो आपके सामने है वो यहाँ पे तो आया हुआ भरतपुर और अलवर का क्षेत्र, भरतपुर और अलवर। और यहाँ एक पट्टी दी हुई है जो कुछ रूप में देखा जाए तो घग्गर का मैदानी क्षेत्र वो है ये क्षेत्र पाया जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच का क्षेत्र है, घग्गर का नगर जो पाया जाता है वो है। और यहाँ अलवर और भरतपुर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित माना गया है। तो ये भूरी रेतीली मिट्टी भी उपजाऊ है, उसमें भी फास्फोरस की अधिकता है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें भी कमी पाई जाती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो मध्यम काली मिट्टी अपने सामने आता है। मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र जो है ये दक्षिण के पठारी भाग है, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग मीन्स अपन कह सकते हैं कि लावा प्रदेश या मालवा का पठारी प्रदेश का भाग है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और टोंक, ये जो जिले हैं। और ये मुख्य रूप से वर्षा का जो यहाँ पे रेशियो है वो भी सर्वाधिक माना गया है। वर्षा यहाँ 80 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, 80 से 150 मीटर तक होती है। पठारी प्रदेश है, आर्द्रता सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये मिट्टी भी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। किसके लिए? कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी में काली मिट्टी है ये, इस मिट्टी में विभिन्न खनिज पदार्थों की अधिकता रहती है। विभिन्न खनिज पदार्थों में इसमें फास्फोरस, ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा रहती है। तो आपके सामने मिट्टी का जो विस्तृत वर्णन है राजस्थान का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा मिट्टी जो राजस्थान की है उसकी कई समस्याएं भी है। राजस्थान की मिट्टी की प्रमुख समस्या जो है वो है अपर्दन। मिट्टी की जो प्रमुख समस्या है उसमें अपर्दन, वो अपक्षय और क्षेम। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अपना है अपर्दन, दूसरा अपक्षरण और तीसरा है क्षेम। सेम अंतिम में आता है। तो पहले अपन चलते हैं अपर्दन। तो राजस्थान की मिट्टी अपर्दन से कैसे ग्रसित है? तो सबसे पहला अपन मानते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। रेगिस्तान यानी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी का जो जिनमें जल की कमी है, सूखी मिट्टी, शुष्क मिट्टी कह सकते हैं, जिसमें जल की बिल्कुल ही कमी है, वह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। और इस शुष्क मिट्टी में रेती यानी पवन, अपर्दन किससे होता है? पवन के द्वारा, पवन अपवाह। हवा जो होती है वो अपने साथ में मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और मरुस्थल का विस्तार करती है। मरुस्थल का विस्तार करती है, साथ में मिट्टी को भी रूप में परिवर्तन कर देती है। ये मिट्टी का अपर्दन हो गया, मिट्टी का अपक्षित हो गई, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपवाहित हो गई। तो ये समस्या राजस्थान में सर्वाधिक है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, सूखी मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन थपेड़ों के, वायु के थपेड़ों के साथ में उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। और सर्वाधिक मिट्टी का निर्माण और मरुस्थल का विस्तार भी करती है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक माना गया है। और जो उपजाऊ भूमि है उसमें भी ये रेगिस्तानी मिट्टी आकर बिछ रही है, जिससे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। अब देखेंगे कि अपर्दन के बाद में अपक्षरण। अपक्षरण विभिन्न तरीकों के हैं, और अपक्षरण कौन कौन से हैं? तो आवरण अपर्दन, मैं मानता हूं आवरण अपर्दन कैसे होता है? आवरण का मतलब है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव, ये वाला नाम है। आप लोग देखें, आवरण अपर्दन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवरण होना। जैसे कि कहीं जलोढ़ मिट्टी है या लाल पीली मिट्टी है या कोई उपजाऊ मिट्टी की परत जमी हुई है, उस पर वायु अपर्दन के द्वारा दूसरी मिट्टी आकर आवृत यानी फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। या फिर जो उपजाऊ मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी वायु अपर्दन के कारण एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है या खेती कृषि नहीं होती है, वहां जाकर विस जाती है, तो उसे आवरण अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ये एक मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में। दूसरे नंबर पर आता है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन का मतलब होता है जिस क्षेत्रों में जल की अधिकता होती है, यानी नदीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? तीव्र नदीय क्षेत्र, तीव्र नदीय क्षेत्र। तीव्र नदी क्षेत्र कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो सबसे बड़ा तीव्र नदी क्षेत्र है वो है चंबल घाटी वाला,
चंबल नदी जो है उसके क्षेत्र में अवनलिका अपरदन पाया जाता है। अवनलिका भी दो प्रकार की होती है। अवनलिका अपरदन अगर 20 मीटर की गहराई से कम अवनलिका होती है। अवनलिका का मतलब होता है एक प्रकार की नाली, जैसे ये नदी बह रही है, इस नदी से कमजोर मिट्टी बहकर इस प्रकार से बह जाती है, ये अवनलिका है। ये पानी इसमें दीवारों में यानी मिट्टी की दीवारों में निकल गया है, तो ये अवनलिका है। क्या है? अवनलिका अपरदन। अब ये अवनलिका जो है, ये अवनलिकाएं जो है अगर 20 मीटर से कम है तो अवनलिका अपरदन के नाम से जानी जाती है। अगर यह अवनलिका अपरदन 20 मीटर से अधिक चौड़ी है, 20 मीटर से 200 मीटर तक गहरी है, 20 मीटर से 200 मीटर तक गहरी है, तो क्या कहलाएगी ये? बीहड़, खड्ड, बीहड़ या खड्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर 20 मीटर से अवनलिकाएं गहरी है या 200 मीटर तक गहरी खाई के रूप में है और तो वह कहलाएगी खड्ड। अब हो गया आपके सामने अवनलिका अपरदन और बीहड़ के रूप में बीहड़ अपरदन भी आपके सामने आ गया। अब अगला टॉपिक अपने बनता है कि मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपक्षय यानी मिट्टी की समस्या तो हमने पढ़ ली। उसके बाद में आता था सेम। सेम राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में प्रस्तावित है? सेम का मतलब है मिट्टी में जल की अधिकता, यानी लंबे समय तक मिट्टी में जल का पड़े रहना, बहाव न होना। तो उससे क्या होता है? मिट्टी में क्षारीयता और लवणता बढ़ जाती है और मिट्टी पे खारापन एक झाग के रूप में उत्पन्न हो जाता है और नमकीन मिट्टी हो जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त मानी गई है। राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है नहरी क्षेत्र, वो है इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है बीकानेर और हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है वो जलाक्रांतता, हिंदी में इसको बोलते हैं जलाक्रांतता, क्रांतता या क्षेम की समस्या, क्षेम की समस्या से ये वाला क्षेत्र ग्रसित है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कृषि उपजाऊ के लिए, वृक्षारोपण के लिए। उसके बाद में अंतिम टॉपिक अपना बचता है मिट्टी में, मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जाए, मिट्टी को अपरदित होने से कैसा रोका जाए और मिट्टी को अपक्षित होने से कैसे रोका जाए, और मिट्टी में जो क्षेम की समस्या है उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। ये प्रश्न हमेशा ही परीक्षाओं में आते हैं और इन्हें हमें जानना आवश्यक है। तो मिट्टी का संरक्षण, राजस्थान में मिट्टी के संरक्षण को रोकने के लिए या मिट्टी के संरक्षण में सबसे पहला पॉइंट अपना आएगा, वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, खेतों की मेड़बंदी, खेतों की मेड़बंदी, ढालू भूमि कृषि कार्य, उर्वरकों का और रसायनों का कम उपयोग, बांध बनाना, इत्यादि। वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपक्षय रोका जा सकता है। मेड़बंदी कर खेतों में, खेतों का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है। जल की अधिकता और जल की कमी को निरंतर देखा जा सकता है। उसके अलावा ढालू भूमि पर कृषि करके भी हम लोग कृषि के जो भूमि है उसके उपजाऊपन को रोककर एक ही स्थान पर एक ही खेत में रख सकते हैं। इसके अलावा उर्वरकों एवं रसायनों का उपयोग कम कर करके हम लोग विभिन्न मिट्टी में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके खनिज, उनकी उपजाऊपन को, उसकी क्या बोलते हैं, यौवन शक्ति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। बांध बनाना, बांध बनाकर खेती करने से भूमि में उर्वरता बनी रहती है और लंबे समय तक जो मिट्टी है वह हमारे लिए उपजाऊ बनी रहती है, उसका कटाव नहीं होता है। और उसके अलावा सबसे पहला पॉइंट तो अपना वृक्षारोपण है। जो वृक्ष ज़्यादा खेतों के चारों तरफ उगाए जाए तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी अपक्षित बहुत ही कम होगी। उसके अलावा कहते हैं कि घास, जो घास होती है उसकी कटाई, घास कटाई
घास कटाई के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर जो जरूरी नहीं है वो घास उगकर भूमि को खराब करती है और उस घास को काटा जाए। एक बार किसी ने घास काटो के लिए कांग्रेस घास एक योजना चलाई थी, तो इस प्रकार की योजनाएं चलाकर भी हम घास कटाई से भूमि को अनुपजाऊ बीहड़ बनने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जलाक्रांता यानी जो ये नहरी जल एक स्थान पर पड़ा रहता है उसमें वृक्षारोपण कर या खेतों में उसको छोड़कर या उसमें विभिन्न प्रकार के और भी जैसे मछली पालन है या और भी उद्योग धंधे स्थापित कर या जल की पूरा उपयोग कर या आगे तक उसको बढ़ाकर इसको भी स्वयं की समस्या को भी खत्म कर सकते हैं। हम सबको मिलकर ये समस्याओं को निपटारा करना और हमारी महत्ता रहती है कि राजस्थान की भूमि को हम लोग मिट्टी को उर्वरता बनाए रखें। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है अपना राजस्थान की मिट्टी ये समाप्त होता है। अगली कक्षा में आपका फिर से स्वागत रहेगा।